भाई कहते हैं स्टील में टाटा, चप्पल में बाटा और जियो का डाटा, इन सब का कोई तोड़ नहीं। पर अब लगता है यूज किया जियो का डाटा तो नहीं खा पाओगे आटा, क्योंकि रिचार्ज प्लान्स महंगे ही इतने ज्यादा हो गए हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट को कहना पड़ेगा बाय बाय टाटा। खत्म, बाय बाय टाटा। और प्राइस हाइक सिर्फ जियो ने ही नहीं, एयरटेल और वीआई ने भी की है। तो क्या टेलीकॉम की दादागिरी पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है ना बीएसएनएल नेटवर्क तो रहेगा ना, 5G तो दे पाएगा ना, बीएसएनएल कुछ कर पाएगा? और वो भी इसकी तरह महंगा होगा या फिर सस्ते में मिल जाएगा? अरे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मचे बवाल और आपके सवाल सबके जवाब देंगे हम। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। सबसे पहला, व्हाई बीएसएनएल फेल्ड। सेकंड, विल बीएसएनएल मेक ए कमबैक? एंड थर्ड, विच सर्विस प्रोवाइडर हैज द बेस्ट प्लान्स नाउ? बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत 2000 में हुई थी। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था उसके नियर बाई जो प्राइवेट सेक्टर के नेटवर्क प्रोवाइडर हैं वो उतने ज्यादा नहीं थे। और बीएसएनएल का मेन मोटो था सस्ते से सस्ता डेटा प्लान, सस्ते से सस्ती कॉलिंग को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाना। और उसने ये किया भी, लेकिन 2008 तक के पीरियड तक की। और इवन 2004-5 के फाइनेंशियल ईयर में तो उसने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो ऐसा क्या हुआ कि टेलीकॉम मार्केट पे 70% तक राज करने वाला बीएसएनएल आज कहीं दिखता भी नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। 2007 में एक मिनिस्टर के घर में 323 इंटरनेट कनेक्शन पाए जाते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन थे। और रिपोर्ट्स की माने तो ये महाज से गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज यूज करके अपना एक पर्सनल मीडिया चैनल ड्राइव किया करते थे। अब ये सब मीडिया में फैलने के बाद उस मिनिस्टर ने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन उसकी जगह जो नया टेलीकॉम मिनिस्टर आता है उसने अगेन 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला कर दिया। और अगर मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो नहीं, सिलसिला यही नहीं रुकता है। गवर्नमेंट फिर से एक प्रोजेक्ट लेके आई। उस वक्त उसका जो अमाउंट था आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो वो $10 बिलियन का प्रोजेक्ट था। अगेन उसके अंदर भी घोटाला हो गया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर 93 मिलियन जीएसएम लाइन बिछाई जानी थी ओवर द इंडिया, जिसके अंदर आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलती, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इतनी सारे घोटालों से जब गवर्नमेंट परेशान हो गई तो सीधा सा एक चीज जारी हुई कि ईडी और सीबीआई इसी जांच से होकर ही सारी चीजें गुजरेंगी। और ये लोग जिस चीज से होकर गुजरते हैं वहां पे काम नहीं होता, वहां पे सिर्फ जांच ही होती है। तो वहां से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आए। उन्होंने समझा कि हाँ, यहाँ जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है उसकी सख्त कमी है। और यहाँ से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया निकल के आते हैं। सेकंड, बीएसएनएल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आने की वजह से इसमें कागजी कार्रवाई काफी ज्यादा होती है। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत ही रूड, जो कस्टमर का काम करने के लिए कभी राजी ही नहीं है। जैसे एसबीआई का लंच ब्रेक, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसके अंदर डॉक्टर ही नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल जिसमें बच्चों से ज्यादा टीचर्स भरे हुए हैं, लेकिन वो पढ़ाने के लिए नहीं आते, अपना टाइम पास करने आते हैं। और बीएसएनएल ने जब ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट की थी तो उसकी हाल तो डेफिनेटली आपको पता ही होंगे अगर किसी ने लगवाया होगा। तो अगर छोटी सी प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट के पास बार बार लाइनें लगानी पड़ती थी। उसके बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। और थर्ड सबसे बड़ा मेजर रीजन था जियो की एंट्री। जब से जियो की एंट्री हुई है बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तो जीना ही हराम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से एयरटेल सरवाइव कर पाया। उसने एयरसेल वगैरह जितनी भी कंपनी और चल रही थी उनको खरीद लिया। खरीदने के बाद उसका नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद में वोडाफोन और आइडिया इनको मर्ज करना पड़ा आपस में, तब जाके आज सरवाइव कर पा रहे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल हालातों में। और जियो की क्रांति का एक मेजर रीजन था जब लोग 3G चला रहे थे और 3G में काफी खुश, एकदम मजा आ रहा था। 2G से 3G में आए हैं, तब इन्होंने 4G को एक्सपीरियंस कराया कि 4G भाई और भी कमाल की चीज है। और मुझे यही पर्सनली लगता है कि अगर बीएसएनएल को रियल में कमबैक करना है तो अभी 2 साल 3 साल की लड़ाई नहीं करके सीधा 6G पे जंप करना चाहिए। अगर उसकी पाइपलाइन से पहले से बिछाना स्टार्ट करते हैं तभी जाके रेवोल्यूशन आ पाएगा और चीजें बेटर हो पाएंगी। और नेक्स्ट, बीएसएनएल के डाउनफॉल का मेन रीजन, कभी उसने शहरी लोगों को टारगेट ही नहीं किया। उसका ARPU बहुत ही ज्यादा लो था, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है। और ऐसे में जहां से पैसा बनता है उनसे बहुत दूर, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइडर है तो डेफिनेटली आपको प्लान सस्ते में ही बेचेगा। अगर महंगे में बेचेगा तो लोग प्राइवेट के पास चले जाएंगे। तो ऐसे में 1,70,000 एम्प्लॉयज थे बीएसएनएल के पास, तो उनकी सैलरी तो डेफिनेटली देनी पड़ती है। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को कैसे देखते हैं वो आपको पता ही है, लेकिन जो बीएसएनएल में थे वो नहीं देख पाए ऐसे।
उनको निकाल दिया बीच में। और जियो के आ जाने के बाद धंधा एकदम चौपटी हो गया। अब जिनकी सैलरी जानी थी वो बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, तो बहुत सारों को रिटायरमेंट पेंशन बोल के बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब बात आती है कि बीएसएनएल का कमबैक होगा कि नहीं होगा। तो सवाल मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि बीएसएनएल का कमबैक होना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट प्लेयर्स की मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वरना आज जो रिचार्ज प्लान बड़े हैं कल को वो बढ़ के 500, 800, 1000 रुपए भी हो जाएंगे और जरूरी हो जाएगा हमको इंटरनेट चलाना, क्योंकि उसकी लत लग चुकी है। अभी जो करंट यूजर सिनेरियो है वो इस तरीके से है। सबसे ज्यादा जियो के पास 40% यूजर्स हैं, 33% एयरटेल के पास हैं और बाकी बचा 15% वीआई के पास। मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट 90% मार्केट पे इन तीन कंपनीज का ही पूरा राज है। और तीन कंपनी में से वीआई को तो हटा ही दो, बाकी 70-73% तो ओनली दो ही कंपनियां राज करती हैं। तो जैसा चाहेंगी वैसा मार्केट को नचाएंगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन जहां पे बीएसएनएल का कमबैक जरूरी है अगर हमको प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली से बचना है तो। और अगर बीएसएनएल कमबैक करता है तो कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। गवर्नमेंट ने कुछ सर्वाइवल पैकेज जारी किया है बीएसएनएल के नाम पे और वो है 90,000 करोड़ का। और दूसरा मेजर डाउनफॉल भी मैं अपनी तरफ से कहूंगा, लेकिन वो बीएसएनएल की तरफ से ऐसा है कि हाँ भाई हम कर रहे हैं काम। अभी तक मेजर सिटीज में, गांव में कहीं भी देख लो आप, बीएसएनएल की 3G सर्विसेज ही काम कर रही हैं। अगर आपको बीएसएनएल की 4G सर्विसेज पे जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी सारी जगहों पे इनका कहना है कि 2024 के लास्ट तक हम 4G प्रोवाइड करवा पाएंगे और 2025 से हम स्टार्ट करेंगे काम 5G के ऊपर। और मुझे लगता है इस चीज का कोई फायदा नहीं है। अंबानी बहुत भाई दिमाग वाले लोग हैं, इन्होंने ऑलरेडी जनता को इतना बुरा कीड़ा लगा दिया है 5G स्पीड का, सोच भी नहीं सकते कि 3G पे वापस जाके मैं इंटरनेट चलाऊं, चाहे कितने भी रुपए देने पड़े, 200-300 रुपए इंसान देखेगा नहीं। और वो रिलायंस को, एयरटेल को बहुत अच्छे से पता है। और ये 3G to 4G ले जाना, 4G to 5G ले जाना, इसका भाई टेंडर मिला है TCS टाटा कंपनी को 15,000 करोड़ का। गवर्नमेंट ने दिया होगा। और तीसरा बीएसएनएल के कमबैक का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जनता, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट जियो, बॉयकॉट एयरटेल। लेकिन सच बताऊं तो ये आज के दिन में सिर्फ हैशटैग्स हैं। वो चाह के भी अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर पोर्ट नहीं करवा पाएंगे बीएसएनएल के अंदर, क्योंकि एक तो पोर्ट करवाने के लिए आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, और अगर आपने सिम डाल भी ली तो आपको फोन में नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जब PUBG बैन हुआ, बोले 4G आएगा देश का, ये वो, और जब 4G आया तो पता चला खोदा पहाड़ निकली चुईया। और फाइनली डिस्कस करते हैं कि किसकी रिचार्ज प्लान ज्यादा सस्ते हैं, कौन ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसके इंटरनेट प्लान ज्यादा सस्ते हैं और किस सिम पे पोर्ट करवाने पे आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा। और अगर बात करें स्पीड की, किस नेटवर्क प्रोवाइडर की स्पीड सबसे ज्यादा आ रही है, तो जियो और एयरटेल आपको मोस्टली मेट्रो सिटीज में 5G प्रोवाइड करते हैं। इवन जियो का और एयरटेल का 5G तो गांवों तक पहुंच चुका है। मेरे गांव में आता है यार, वरना 4G तक नहीं आता था। और एयरटेल ने अपने हार्डवेयर में चेंज ना करते हुए सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके 5G लाया है। लेकिन जियो का जो 5G है वो एक ट्रू 5G है, जिसकी वजह से आपको स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी VI भी ठीक ठीक काम करता है, 5G इसका भी हर जगह आ चुका है, लेकिन उसके अलावा कोई कंपटीशन में है ही नहीं। बात करें अगर बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल के 5G तो भूल ही जाओ, 4G भी भूल जाओ, 3G भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, नेटवर्क आते ही नहीं है फोन में। इवन हम 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं कि बीएसएनएल की हमको एक नई सिम मिल जाए, लेकिन हम असफल हैं भाई, हमको नहीं मिल पा रही। ना तो इनके आसपास कोई ऐसे बूथ हैं जिनके ऊपर हम ले पाए, ना ही ऐसी कोई इनकी ऑफिशियल स्टोर है। तो अगर सिम मिल भी गई कहीं से तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाओगे, क्या करवाओगे? अब टेक्निकली देखोगे तो बीएसएनएल सबसे सस्ता डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है और ये वर्ल्ड वाइड सबसे सस्ता डेटा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर डेटा ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको एक फरारी पकड़ा दी जिससे आप 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हो, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है। लोगों को कई बार ये भी सवाल रहता है कि भाई सिम पोर्ट करवाने का किस नेटवर्क प्रोवाइडर के यहाँ कितना पैसा लग रहा है। तो अभी के वक्त में किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर के यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है सिम पोर्ट करवाने का। लेकिन हाँ, जियो कुछ 1 मंथ का रिचार्ज देता, वो अभी नहीं देता है, सिर्फ आपको पोर्ट की हुई सिम ही मिलेगी, उसके साथ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पोर्ट करवाने से पहले ये एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी लोकेशन डाल के देख सकते हो कि अपने यहाँ पे किसके नेटवर्क ज्यादा बेटर हैं और उसके 5G हैं, 4G हैं, कौन से नेटवर्क काम करते हैं। तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अपने फोन में कौन सी सिम यूज कर रहे हो। जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसको 1 साल का रिचार्ज प्लान फ्री में गिफ्ट करूंगा और ये 5 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन विनर है। तो वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।